नमस्कार स्टूडेंट, अब हम देखेंगे आज वापस वही डाल्टन की थ्योरी देख रहे थे हम, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। उसके अंतर्गत कल मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था और डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि 5th यूनिट पर 50-50 का जब रेशियो होता है वो दोनों बराबर हो जाता है। इससे जस्ट मेरे पहले वाले लेक्चर में हमने डाल्टन की आधी थ्योरी देख चुके थे और मैंने आपको एक टेबल बताई थी। उस टेबल में मैंने आपको पर्टिकुलर यूनिट बताए थे कि जब कर और सार्वजनिक व्यय की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इकाइयाँ होती है और 8 में 10, 20, 30 ऐसा जो था, सेक्रीफाइस जो था वो इंक्रीजिंग होते हुए था और सेटिस्फेक्शन जो था वो डिमिनिशिंग होते हुए था। और उस स्टाइल का हमने एक डायग्राम कल बना करके देखा था, जब पी बिंदु पर आपका मार्जिनल सेटिस्फेक्शन जो था वो इट इज इक्वल टू मार्जिनल सेक्रीफाइस, जो दोनों बिल्कुल इक्वल आ गए थे। अब वापस आज हम उसी स्टाइल का एक और डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर उसी डेटास को लेकर के मैंने वापस वही डायग्राम बनाया है। यहाँ पर आप देखिए, ये है आपका सेक्रीफाइसेस जो है वो कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है। इस स्टाइल से आपका सेक्रीफाइस कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है और ये जो पूरा है ये आपके बेनिफिट को शो कर रहा है। मार्जिनल जो है वो आपका बेनिफिट शो कर रहा है और ये आपका मार्जिनल सेक्रीफाइस शो कर रहा है। सेक्रीफाइस आपका इंक्रीजिंग होते हुए है और ये आपका डिमिनिशिंग होते हुए, और ई बिंदु पर दोनों बिल्कुल मैच हो रहे हैं, दोनों इक्वल हो रहे हैं। जहां आपका सेक्रीफाइस आपके सीमांत लाभ जो है आपके सीमांत त्याग के बराबर हो जाता है। सार्वजनिक व्यय करने के बाद क्या परिवर्तन आते हैं, तो ये डायग्राम आपको वापस एक बार फिर बनाना पड़ेगा। यहाँ पर है ई बिंदु पर हमारा जो है MSS इक्वल टू MSB हो गया। ये ई बिंदु जो है यहाँ पर आपका त्याग और आपकी संतुष्टि का स्तर या आपका जो है अनुपयोगिता, आपकी उपयोगिता, ये दोनों आकर के मिल जाती है, वो आपका ई पॉइंट होता है। और एम जो है OM आपके बजट का आकार डिटरमिनेट हो जाता है। तो बजट का आकार OM डिसाइड होता है, उसमें OM ही कर की मात्रा है और OM ही आपके सार्वजनिक व्यय की मात्रा को हम लेते हैं। यहाँ पर आपका कर और सार्वजनिक व्यय इन दोनों को शो किया गया है कि किस प्रकार टैक्स की कितनी क्वांटिटी है, ये आपके बजट के आकार को शो कर रहा है। देन OX एक्सिस पर हम बजट के आकार को बता रहे हैं और OY एक्सिस पर सीमांत जो है आपका सामाजिक लाभ और सीमांत सामाजिक त्याग, OY एक्सिस पर हम सीमांत सामाजिक लाभ और सीमांत सामाजिक त्याग इन दोनों को बता रहे हैं। अब आप देखिए कि OM कर की मात्रा और OM सार्वजनिक व्यय की मात्रा है। यहाँ पर OMEA कुल सामाजिक लाभ है। OME और A, ये जो पूरा पोर्शन है आपका, ये वाला, ये आपका कुल सामाजिक लाभ को बता रहा है। ये आपका इस स्टाइल से बेनिफिट की लाइन जा रही है, तो ये पूरा इस स्टाइल का जो पार्ट है, कैसा पार्ट है आपका, ये ऐसा वाला पार्ट है, ये आपके कुल सामाजिक लाभ को बता रहा है। ये पूरा पूरा पार्ट OMEA आपके कुल सामाजिक लाभ को बता रहा है, तथा OMEK ये वाला जो पोर्शन है ये आपके त्याग को बता रहा है। तो ये हो गया आपके सामाजिक लाभ का हिस्सा। और यहाँ पर एक बार वापस बना के बता देती हूँ कि इस स्टाइल की जो आकृति बन रही है आपकी, ये आपके त्याग को बता रही है। तो सामाजिक लाभ में से जब हम त्याग को घटा देते हैं तो हमारा कुल सामाजिक लाभ निकल करके आ रहा है। कुल सामाजिक लाभ होगा AKE, A और E, ये वाला जो होगा वो आपका कुल सामाजिक लाभ का एरिया होगा। यहाँ पर हमने क्या किया, कुल जो था आपका सामाजिक लाभ था, उसमें से आपने त्याग को घटा दिया, तो त्याग को घटाने के बाद आपका ये बचा अधिकतम सामाजिक लाभ। अधिकतम सामाजिक लाभ जो है किसी पर्टिकुलर कंट्री में होगा क्रिएट, वो इतना क्रिएट होगा अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डाल्टन। प्रोफेसर डाल्टन ने अपनी थ्योरी में इस स्टाइल का वर्णन किया। कल एक डायग्राम मैंने आपको बताया ही था, इस स्टाइल का बताया था। यहाँ आपका ये है और ये आपका बेनिफिट है। यहाँ मैंने आपको बताया कि पी बिंदु पर जो है वो इकोनॉमिक में हम इक्विलिब्रियम होंगे, यहाँ पर आपका बेनिफिट ज़्यादा होगा और ये कम होगा, और वहाँ पर आपका सेक्रीफाइस ज़्यादा होगा और बेनिफिट कम होगा। तो दोनों कंडीशन में यहाँ आपको बजट बढ़ाने की ज़रूरत है और वहाँ बजट पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इट मीन्स यहाँ बहुत लोअर एक्सपेंडिचर हो रहे हैं और यहाँ बहुत हाई एक्सपेंडिचर हो रहे हैं। यहाँ बहुत कम कर लग रहा है और वहाँ बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहा है। तो दोनों सिचुएशन जो है वो कंट्री में अवेलेबल नहीं होनी चाहिए।
सिचुएशन ये वाली होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डॉल्टन। ये इस स्टाइल से होगा और ये हमारा अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का एक डायग्राम होगा। अब है पिगू ने दो सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। पिगू, डॉल्टन, मस्ग्रेव्स, ये सब एक ही फॉलोवर थे, एक ही तरीके के, और एक ही थ्योरी को जो है इन्होंने अलग अलग वे में अपने सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। पिगू ने दो सिद्धांत प्रतिपादित किए। प्रोफेसर पिगू ने अधिकतम सामाजिक लाभ को लेकर के दो बातें कही। पहला कहा कि साधनों को प्रत्येक सार्वजनिक व्यय या विभिन्न सार्वजनिक प्रयोगों के लिए इस प्रकार वितरित किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक व्यय से प्राप्त होने वाला सामाजिक लाभ बराबर रहे। ये कह रहा है कि सरकार को जो भी साधन सरकार के पास गवर्नमेंट ने कलेक्ट किए एज ए रेवेन्यू, चाहे वो टैक्स से हो, नॉन टैक्सेबल हो, किसी भी स्टाइल से हो, गवर्नमेंट जब जो पब्लिक रेवेन्यू कलेक्ट करती है तो प्रत्येक साधन को विभिन्न सार्वजनिक प्रयोगों में इस प्रकार बांटे। सरकार ने जो रेवेन्यू कलेक्ट की, अब वो विभिन्न प्रयोगों में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। कहीं एजुकेशन पे हो रहा है, कहीं हेल्थ पे हो रहा है, कहीं रूरल डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है, तो कहीं डैम्स और जो है आपका इरिगेशन फैसिलिटी के लिए किया जा रहा है। तो विभिन्न सार्वजनिक प्रयोगों के लिए इस प्रकार वितरित किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक व्यय से प्राप्त होने वाला लाभ बराबर हो। अगर यहाँ पर एक्सपेंडिचर इक्वल हुआ है तो फिर प्रॉफिट भी इक्वल होना चाहिए। तो प्रत्येक सार्वजनिक व्यय को इस प्रकार किया जाए विभिन्न प्रयोगों में कि विभिन्न प्रयोगों से प्राप्त होने वाला सामाजिक लाभ बिल्कुल बराबर रहे। जिस सेक्टर पे हम जितना जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वहां पर जो सोशल वेलफेयर है, सोशल बेनिफिट्स एटलीस्ट वो इक्वल कैटेगरी का होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने बताई कि सार्वजनिक व्यय को इस स्तर तक बढ़ाया जाना चाहिए, सार्वजनिक व्यय को इस स्तर तक बढ़ाना चाहिए कि व्यय किए गए अंतिम डॉलर से प्राप्त होने वाली उपयोगिता कर में दिए गए अंतिम डॉलर से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के बराबर हो। इट मीन्स ये कह रहा है कि वहां तक बढ़ाए जाओ जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाए। कहने की बात यही है कि सार्वजनिक व्यय को वहां तक बढ़ाओ और सार्वजनिक जो है आपका आय राजस्व प्राप्ति का तरीका उसको वहां तक बढ़ाओ जब तक कि व्यय से प्राप्त होने वाली सामाजिक उपयोगिता करों से प्राप्त होने वाली सामाजिक अनुपयोगिता के बराबर नहीं हो जाए। जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि 5th यूनिट पर जाकर के कल के लेक्चर में कि दोनों बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं 50-50 पर, करों से प्राप्त होने वाली अनुपयोगिता और सार्वजनिक व्यय से प्राप्त होने वाली उपयोगिता जब दोनों बराबर होगी बस वहीं स्टॉप कर देना चाहिए। उसके बाद न तो सार्वजनिक व्यय करना चाहिए और ना ही जो है करों से इनकम प्राप्त करने का गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए। तो प्रोफेसर डॉल्टन यहाँ प्रोफेसर पिगू कह रहे हैं कि सार्वजनिक व्यय को इस स्तर तक बढ़ाया जाना चाहिए कि व्यय किए गए अंतिम डॉलर से प्राप्त होने वाली उपयोगिता कर में दिए गए अंतिम डॉलर से प्राप्त होने वाली अनुपयोगिता के बराबर हो जाए। कि जो हम कर में जो पे कर रहे हैं, लास्ट वाली जो हमारी यूनिट है और कर के रूप में जो हम पे कर रहे हैं, उससे जो हमारा डिससेटिस्फेक्शन होता है, उससे जो त्याग की अनुभूति होती है और व्यय करने पर हमें जो लाभ प्राप्त होता है, तो व्यय को भी वहां तक बढ़ाओ, टैक्स को भी वहां तक बढ़ाओ जहां पर कि दोनों बिल्कुल इक्वल नहीं हो जाए, त्याग और आपकी संतुष्टि, अनुपयोगिता और उपयोगिता दोनों बराबर नहीं हो जाए, तब तक आपको बढ़ाता रहना चाहिए। तो यही है हमारा पिगू के अनुसार अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। अब हम देखेंगे मस्ग्रेव का अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत की मस्ग्रेव ने भी कुछ कहा था कि अधिकतम सामाजिक लाभ किस स्टाइल का होना चाहिए। तो सबसे पहले एक डायग्राम है, ये है ओ एक्स एक्सिस है हमारा, ओ एक्स और वाई एक्सिस है।